नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जिसने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से न केवल छुड़ाया बल्कि भारत के दो टुकड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो भारत के टुकड़ों पर पलने वाला, जिसके पास सर ढकने के लिए तिरपाल नहीं थी। हमारे भारत के नेताओं ने साफ दलीलें दी कि पाकिस्तान को सर ढकने के लिए कुछ पैसे दे दी जाएं। लेकिन क्यों? ये तो भाई वो लोग जानते हैं जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा था। लेकिन मैं बात करूंगा उस मामले के बारे में जिन लोगों ने उस षड्यंत्र को भुगता, जिन लोगों के साथ ऐसी ऐसी बातें हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। यहां तक कि उन जो दरिंदे लोग थे, मुस्लिम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को मांगा था, उन लोगों ने एक अंधी बच्ची तक को नहीं छोड़ा, जिसका भाई, जिसका बाप अपनी पगड़ी उतार उतार के उनके पैरों में रख रहा था, उनसे भीख मांग रहा था, उनसे मिन्नतें कर रहा था कि वो बच्ची ज्यादा उम्र की नहीं है, मात्र 9.5 साल की है, आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसको तो बख्श दो। लेकिन उन हरामियों ने उस बच्ची पर भी दया नहीं करी। क्यों और कैसे एक भाई अपनी मां से मिलने के लिए दौड़ा, सरपट दौड़ा, कहां पर? रेल की पटरियों पर ऐसे दौड़ा। उसकी दौड़ को देखते हुए जो उस ट्रेन के पीछे की तरफ जो गार्ड थे, उन्होंने बकायदा ट्रेन को रुकवाया और फिर उस शख्स को, जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहा था अपनी मां से मिलने के लिए, उसके लिए ट्रेन रुकवाई गई और फिर वो शख्स यहां आया भारत में। दोस्तों, कौन था वो शख्स, क्या थी उसकी कहानी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग स्टोरी होने वाली है और बहुत ही गजब की स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये बंटवारे अच्छे नहीं होते, और शायद आप इस बंटवारे के बारे में सोचें ना तो वाकई में आप भावुक हो जाएंगे। मैं खुद भावुक हो गया जब मैंने इनका इंटरव्यू देखा। अभी स्क्रीन पर जिन शख्स को आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है बनवारी लाल। उम्र लगभग 86 साल, जो कि इनको लगता है कि इनकी 86 साल है। उम्र ऊपर नीचे भी हो सकती है, डिक्लेयर नहीं है, लेकिन ये खुद एक इतने बड़े सेठ की औलाद थी, जो कि कभी वहां पाकिस्तान की जो मंडी थी ना, मंडी एक जगह है उनकी, डिबरा मंडी, डिबरा मंडी में बहुत बड़े कारोबारी की बेटे थे। उनकी एक बेटी भी थी जो आंखों से नहीं देख पाती थी। इनका एक छोटा भाई भी था, उसकी उस समय उम्र थी मात्र 6 महीने। लेकिन जैसे कि वहां जो मुस्लिमों का दबदबा बढ़ता हुआ जा रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, तुम अपना काम धंधा देख रहे हो, अब तुम एक काम करो, तुम भारत में चले जाओ, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो पाकिस्तान है वो ले लिया है। लेकिन एक शख्स जिसका अपना घर है, परिवार है, खेत खलियान सब कुछ है, अच्छा रसूख है, नौकर चाकर हैं, वो कैसे उस जगह को छोड़ दे जहां पर वो पैदा हुए हैं, जो उनकी खुद की मातृभूमि है? नहीं छोड़ पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होता है। मेवाराम नारंग, इनके पिताजी बहुत बड़े कारोबारी, उन्होंने उन लोगों से कहा कि उनको 1 महीने का समय दीजिए, वो अपना कारोबार जो भी काम धंधा है समेट तो लें। वो अपने उस कारोबार को समेटने में ही लगे थे। अचानक से उनके पास एक नफीस अहमद नाम का कोई शख्स है, वो आया और उसने कहा कि जो भी लाभ लश्कर है तुम्हारे पास ना, उसको तुरंत लेकर यहां से रवाना हो जाओ। मतलब कि आपको आज रात ही इस घर को खाली करना पड़ेगा। यदि आपने आज की रात ये खाली नहीं किया तो कल तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब एक शख्स जिसने सोचा ही नहीं, थोड़ा बहुत सोचा होगा तो क्या कर सकता है, लेकिन जो मुस्लिमों द्वारा
जो वहां पर मुसलमान थे, उन्होंने जो कहा उनसे, उनको मानना पड़ा। उनको जबरन अपना जगह, अपनी मातृभूमि, अपनी हवेली, अपना सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। उस समय ये जो बनवारी लाल नारंग है, इनकी उम्र लगभग 6.5 साल के लगभग रही होगी। अगस्त का महीना, और जैसे कि नई नई घोषणाएं चल रही थी, लोगों को जाना आना था। अब वो 14 अगस्त रहा या 15 अगस्त रहा, ये तो डिक्लेयर नहीं है। इनके जो पिता हैं मेवाराम नारंग, ये अपने बच्चों को, अपने दोनों बेटे, एक बेटी, अपनी पत्नी और जो कुछ भी इनके पास था, उनको पैसे धेले जो कुछ भी थे इनके पास, जेवरात गहने वगैरह, उनको रखकर और बस चल पड़े। पूरी हवेली, आलीशान हवेली को ऐसे ही छोड़ दिया। जो दुकानों में सामान भरा हुआ था सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं। अब बताइए, एक इंसान को जिनके पास नौकर चाकर हर तरह के लोग रहते हैं, वो कैसे अपनी जिंदगी काटेगा। यहां तक कि मेवाराम ने अपने बेटे बनवारी लाल के लिए एक घोड़ी भी खरीदी थी, और उन्होंने कहा था जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, तो वो घोड़ी पे चला करेगा। काले रंग की घोड़ी। उन लोगों ने उस घोड़ी को भी वापस नहीं लाने दिया, उसको भी अपने पास रख लिया और कह दिया कि इसको नहीं ले जा सकते। अब ये सोचो, आप यहां से जाओगे कैसे। अब यकीन मानिए, वो धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने कुछ स्टेशन देखे, कुछ जगहों पर गाड़ी देखी, मिन्नतें करी, उनके आगे हाथ जोड़े, उनसे कहा कि हमको रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दो। रेलवे स्टेशन वहां से करीब 150 मील दूर था। वो जैसे तैसे गिरते मरते गाड़ियों में आ रहे थे, और गाड़ियों में तरह तरह की बातें चल रही थी कि 3 गाड़ियों को काट दिया, 4 गाड़ियों को काट दिया। बहुत बड़ा बवाल था। डरते डरते ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे। इनके साथ इनकी बहन, जो कि आंखों से अंधी हो चुकी थी। पिता ने बहुत इलाज कराया, लेकिन वो आंखों से बहुत ही कम, ना के बराबर देख पाती। उसकी उम्र करीब 9 साल की लगभग रही होगी। अब जब उस स्टेशन पे बनवारी लाल और उनके चाचा और पिता जो लोग थे वो आए, यहां बनवारी लाल की जेब में 450 रुपए रखे हुए थे। और जब ये रेल में बैठ रहे थे, चढ़ रहे थे बोगी में, तो इनकी एक जेब से वो पैसे भी निकाल लिए गए, और अचानक से इनको धक्का लगा कि ये नीचे गिर गए। अब इनको संभालने में इनके पिता भी नीचे आ गए, लेकिन तब तक इनकी माँ अपने छोटे बेटे को लेकर ऊपर बैठ चुकी थी, बोगी के ऊपर, और रेल चल पड़ी। अब रेल धीरे धीरे आगे खिसक रही है। यहां नीचे उस बनवारी लाल का पिता, बनवारी लाल, उसकी बहन जो कि अंधी है, देख नहीं सकती, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से भागना चाहा, पकड़ना चाहा, लेकिन पिता अपनी अंधी बेटी को पकड़े रहा। लेकिन ये बनवारी लाल उस रेल के पीछे भागता रहा। अगस्त का महीना, चिलचिलाती हुई धूप, भयंकर गर्मी, भूखा प्यासा, जो 4 दिनों से चल रहे थे, उनके पास कुछ था नहीं। बनवारी लाल भागता रहा, और वो करीब 6 किलोमीटर तक भागा। उसको भागते देख लिया उसके चाचा ने। वो चाचा, उसने गार्ड को कहा कि गार्ड साहब, आप रेल को रुकवा दीजिए, वरना वो छोटा सा बच्चा 6 साल का है, मर जाएगा, क्योंकि उसकी माँ बोगी में सवार है। गार्ड साहब ने बड़ी मुश्किल से उस रेल को रुकवाया। रेल तो रुकवा दी, लेकिन बनवारी लाल पटरी पर गिर पड़ा बेहोश होकर। अब उस बच्चे को देखकर बनवारी लाल के जो चाचा है वो भागे गए। उन्होंने बनवारी लाल को उठाया, उठाकर लेकर आए, पानी वानी पिलाया, उस रेल में तो बिठा दिया। रेल धनाधन भारत की तरफ बढ़ रही थी, और कुरुक्षेत्र आकर जो कैंप थे, उन कैंपों में इन्होंने जाकर मतलब कि रोटियां खाई। कैसी रोटी? एक रोटी उसको दाल में भिगो दिया था बस। पानी, पानी ऐसे पी रहे थे जैसे पशु पीते, नीचे फैल जाता है पानी, उसको पीने के लिए मजबूर थे। ये बातें बनवारी लाल ने खुद बताई हैं। ये महज मजाक नहीं है, ये वो त्रासदी है जिसको इन दोस्तों ने, इन भाइयों ने भुगता है।
जिनको आज भी भारत में रिफ्यूजी कहा जाता है, जिनको भारत में आज भी भगोड़ा कहा जाता है, लेकिन ये है कौन? हमारे अपने ही तो हैं। इनको नाम दे दिया गया पंजाबी, लेकिन ये थे कट्टर हिंदू। एक ऐसे जिन्होंने मर जाना पसंद किया, लेकिन बहन बेटी को कुर्बान नहीं किया। बहुत बुरी स्थिति। ये लड़का अपनी माँ के पास तो रहा, लेकिन उसी समय कैंप में हैजा फैल गया और उस हैजा की चपेट में आ गया इसका छोटा भाई, जिसकी मृत्यु हो जाती है। ये बच्चा जैसे तैसे अपनी माँ के साथ जिंदगी बिता रहा था, लेकिन एक गम में डूबा हुआ था कि उसको बाप, उसकी बहन के साथ क्या हो रहा होगा पाकिस्तान में। उधर पाकिस्तान में मेवाराम अपनी बेटी को लेकर इंतजार में थे कि काश कोई ट्रेन आए, लेकिन अब कोई ट्रेन नहीं आनी थी। दोस्तों, वहां पर मार काट मची हुई थी। उन जालिमों ने, उन दरिंदों ने कितने ही लोगों को लूटा, उनसे पैसे, कपड़े, सब कुछ लूट लिया। 4 शख्स जब बनवारी लाल के पिता मेवाराम के सामने आए, उन्होंने उस लड़की को छीनने की कोशिश करी। मेवाराम ने अपने हाथों में जो चूड़ियां, नहीं मतलब कि जो कड़ा था और जो उंगली में अंगूठियां वगैरह थी और जो पैसे उन्होंने छुपा रखे थे, उन पैसों को देने की बात कही। कहा कि ये बेटी अंधी है आंखों से, इसको बख्श दो, ये सब कुछ ले लो, इसको बख्श दो बेचारी को, मैं जीवन भर तुम्हारी नौकरी करूंगा, बच्ची को मत सताओ। एक पिता की हालत क्या आ रही होगी, एक पिता जो अपनी बेटी को बचाने के लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन उन शख्सों ने मेवाराम और उसकी बेटी को वहां से उठा लिया। उनको लेकर गए एक ऐसे कैंप में जहां पर बहुत सारे हिंदू थे। वहां जाकर मेवाराम ने राहत की सांस तो ली, लेकिन वहां ये भूख से मरने लगे, क्योंकि उन लोगों के लिए खाने को कुछ नहीं था। भयंकर चिलसती हुई ये धूप, इतनी भयंकर गर्मी, बस बहुत बुरी तरह से ये माना कि मरने ही वाले थे। अचानक इनको एक इनका शागिर्द मिल जाता है। वो चोरी छिपे से मेवाराम के लिए अपने घर से 4 रोटी लेकर आया, और यकीन मानिए ये 4 रोटियां इन्होंने करीब 12 दिन तक खाई। एक एक टुकड़े खाकर अपनी बेटी और खुद के लिए अपनी जिंदगी यानी कि जीवित रखी। दोस्तों, करीब 6 महीने बाद मेवाराम को उनकी बेटी के साथ भारत में प्रवेश करने की अनुमति मिली, और ये भी उन्हीं के उसी शागिर्द के अनुसार। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा सेठ, एक ऐसा पैसे वाला जिसकी पाकिस्तान में डबरा मंडी में नाम चलता था, आज वो एक एक टुकड़े के लिए मोहताज था। दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र जैसे तैसे पहुंच गया। ये पहुंच गया एक ऐसी जगह पर जहां पर उसने अपनी बेटी को देखा, बेटे को देखा, अपनी पत्नी को देखा। बेटा जो कि मजदूरी कर रहा था, माँ जो कि लोगों के घरों में बर्तन मांज रही थी, अपनी इज्जत आबरू को बचाए हुए थी। इन पर क्या बीती होगी मैं क्या कहूँ आपसे, बट वाकई में भावुक करने वाला ये चैप्टर है। लेकिन यहाँ बेटे ने थोड़ी पढ़ाई भी करी, माँ के साथ लगा रहा, कुछ मेहनत भी करी। इन्होंने खड़खड़ी लगाई, धागों से कपड़े बुनने का काम शुरू किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। इनकी बहन जब करीब 14 या 13 साल की हुई, आंखों से देख नहीं पाती, उसकी शादी हुई। शादी कैसे हुई बताऊं? ये बनवारी लाल रो पड़ते हैं इस बात को बताने में। कहते हैं कि जब मेरी बहन की शादी हो रही थी ना, तो वो तो मात्र 13-14 साल की थी, लेकिन उसका जो पति था, उसका जो जीजा था, वो करीब करीब 30 साल का था। और मात्र 4 लोग आए थे बारात में, और हम लोग उन लोगों को मीठी चाय भी नहीं पिला पाए। हम लोग इतने गरीब थे। उस बेटी का विवाह तो कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बेटी और जीजा उल्टा इस बनवारी के घर आ पड़ा और कहा कि हम बीमार है, परेशान, दुखी हैं,
अब एक बहन को तो रख ले भाई, लेकिन उस जीजा को भी पाले, उनका इलाज भी कराए। लेकिन उन्होंने कराया। ये बात है सन 1961 के लगभग की, जब बनवारी लाल के पिता भी इस दुनिया से चल बसे। अकेला रह गया बेचारा, क्या करता। नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी ज्यादा दिन नहीं, छोटा बच्चा 14-15 साल उम्र, क्या करे। बड़ा हो रहा है, करीब 62 में उसकी शादी हो जाती है। पत्नी आ गई, लेकिन छत नहीं है। 13 रुपए के किराए में एक घर को किराए पर लिया, वहां पर रहने लगे। लेकिन कहते ना, इन पंजाबियों के हाथ में कुछ तो है। ये सिंधी जो लोग हैं ना, ये वाकई में पैदाइशी धनाढ़ लोग हैं, इतने ज्यादा पैसे वाले, और इनको पैसे से पैसा कमाना आता है। हमारे तुम्हारी तरह नहीं, शायद पैसे के नशे में बावले हो जाएं, घमंडी हो जाएं, लोगों को लोग ना समझें। इस तरह के लोग नहीं है। बहुत गजब की कहानी होती है इनकी। लेकिन इन लोगों ने जीना सीख लिया, उन हालातों से जीना सीख लिया, लड़ना सीख लिया। और आज आज भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाला कोई भी अगर है, एक दो चारों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वो सिंधी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो किसी भी शहर की बात कर लो। खासकर ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है, उत्तर वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर ही रिफ्यूजी कैंप थे और बहुत सारे लोग रहे हैं आकर, और इन्होंने किसी भी काम को करने में कोई शर्म नहीं करी। बनवारी लाल आज एक कारखाने के मालिक हैं और ना जाने कितने लोगों को रोटियां देते हैं रोजाना। लेकिन उन्होंने क्या क्या भुगता, किसके लिए? अपने भारत देश के लिए। और हम लोग इस आजाद भारत में बैठकर बेकार की मुफ्त की रोटियां तोड़कर, बेकार की जो क्या बोलते हैं उनको, पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, वजीफा लेकर उल्टे भारत को गाली देते हैं। तुम्हारे बाप का भारत है क्या? या तुमने इनको आजाद करा दिया? क्या है तुम्हारा भारत में? भारत की संसद, भारत की सरकारें भारत को गिराने में कोई कसर ही नहीं छोड़ता। क्यों भाई? तुम्हारा क्या ले लिया भारत ने? तुमको दिया है यार, इतनी बड़ी इतनी प्यारी मातृभूमि मिली, जिसके लिए मैं अपना सर्वस्व कुर्बान कर दूं। सच बताऊं मैं आपको, जब मैंने इन लोगों की बातें सुनी ना, मैं वाकई में भावुक हो गया, सच में तड़प गया यार। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, इनके साथ ऐसा ही हुआ है। बाकी मेरे पास जितने शब्द थे, मैंने उनको लाने की कोशिश करी। आप लोगों को मेरी कोशिश कैसी लगी? यदि ये बातें आपके दिल तक गई हैं तो मुझे एक प्यारा सा रिप्लाई जरूर दें, कमेंट कीजिएगा। मैं आपके हर प्रतिक्रिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लीज, भारत के स्वाधीनता दिवस की आप सभी को लाखों ढेरों बधाइयाँ। लेकिन जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, उनको हृदय से जरूर याद कीजिएगा। जब भारतीय तिरंगा ऊपर लहरता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और हो भी क्यों ना, हमारे अपने लाखों सैनिक आज भी सीमा पर इस प्रकार से तैनात हैं कि दुश्मन की अगर एक गोली आए ना, उसके पीछे 1000 गोलियां कुर्बान। सालों को घरों में घुस घुस कर मारा है, किसी की औकात नहीं। आज आ जाए ना वो हरामी, घर में घुस कर मारा है। तुम लोग कुत्तों बिल्लियों वाले ऐब करते हो ना पाकिस्तानियों, जो ये जो आतंक का जो चेहरा तुमने ले रखा है, तुम्हारी हैसियत को गोल करने वाले भारतीय माँ के वो सच्चे सपूत सेना पर इस प्रकार से टिके हुए, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। कुछ सोचो, कुछ करो, सोच समझ कर करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।